ठीक है। सो ये रहे आपके चैप्टर नेम, और आज के जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देना चाहते हैं कि जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, तो पिछली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए थे, उन सारे फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहे। कि जब हम कंडक्टेंस वाले पोर्शन में आ रहे थे तो आपने सुन देखा होगा कि फॉर्मूला नंबर जो फर्स्ट था वो क्या था आपके पास, कि भाई आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन अपॉन एल अपॉन ए, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बोल सकते हो। ठीक है। और जब आप इसको यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि कंडक्टेंस अगर निकालना है तो कंडक्टेंस यानी कि सी इक्वल्स टू 1 अपॉन सॉरी आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और जब इस पे रो की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये मॉडिफाइड होकर एक फॉर्मूला आ जाए। आपने थर्ड फॉर्मूला देखा था कि एक फॉर्मूला था के, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात कर लीजिए, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, के इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन आर, इसको मैं अगर स्टेटमेंट टर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है, इंटू एल अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट। इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। एक तो ये फॉर्मूला। थर्ड फोर्थ फॉर्मूला था, अगर कोई फॉर्मूला भूल रहा हूं तो आप लोग बताते रहिएगा। एक और फॉर्मूला था, जैसे कि मान लीजिए कि मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक, तो लैम्डा मोलर लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, यानी इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी की बात कर रहे थे। अगर मैं यहीं पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करूं फिफ्थ वाला, तो लैम्डा ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ पर हमने देखा था कि भैया के स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन यहाँ पर क्या था, नॉर्मेलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है। ये 5 फॉर्मूले थे। और भी कोई फॉर्मूला हम लोग भूल रहे हैं क्या? चलिए छठा लिख लीजिए, सेल कांस्टेंट वाला। तो भाई अगर मान लीजिए कि आपका सेल कांस्टेंट मतलब एल अपॉन ए। चलिए इतना डन हो गया आप लोगों को। अब बात आती है कि यहां पर जब हमने एक थियोरी पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, ठीक है, हेडिंग क्या है आपकी, आपने देखा होगा कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या स्लैश करके यहाँ पर मैं लैम्डा एम कर देता हूँ, मोलर कंडक्टेंस दोनों के लिए रिलेशन सेम है। मेरी आवाज जा रही है सभी को? यस सर। सभी लोग? यस ठीक सर। है, थोड़ा एक्टिव रहिए, वो रिवीजन करा रहा था, अभी क्लास शुरू हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का कहने का मतलब कि या तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसे लैम्डा ई या लैम्डा एम, दोनों में क्या फर्क पड़ने वाला है, डाइल्यूशन। तो सबसे पहले ना डाइल्यूशन की बात करते हैं कि भाई अगर मैं आपके सामने अगर मान लेता हूँ कोई टर्म डाइल्यूशन यूज करता हूँ, तो डाइल्यूशन का मतलब ये सुनिएगा कि हमारे पास एक बीकर था, और उस बीकर में हमने क्या करा कि पहले यहां तक वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम जो है V इक्वल्स टू 50 ml था, और इसमें हमने KCl कितना, KCl जो था वो 1 मोल ऐड करा, 1 मोल। ठीक है। तो इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, मैं मान लेता हूं कि जो कंसंट्रेशन निकल के आएगी वो C1 निकल के आएगी। डाइल्यूशन का कहने का मतलब कि अगर मैं मान लो कि ये 50 ml था, इसमें मैं वाटर और ऐड कर दूं, इसका सॉल्यूशन क्या कर दूं, 20 ml वाटर। 20 ml अगर वाटर ऐड करूंगा तो फाइनली जो हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा, फाइनल जो है, मान लीजिए V1 है तो V2 कितना निकल के आएगा, 70 ml। अब एक बात बताइए, क्या कंसंट्रेशन कम हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर।
क्योंकि बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा और जो सॉल्यूट का अमाउंट था 1 मोल, वो 1 मोल ही रहने देता हूं, तो ऑब्वियसली जो मेरा, अब यहां से देखिएगा 20 ml हमने ऐड करा है, तो जो आपको कंसंट्रेशन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, C2। और यहाँ पर आप देखोगे कि C1 ग्रेटर देन, सॉरी C1 ग्रेटर देन C2 ही होगा। फिर मैं अगर क्या करूं कि वॉल्यूम, सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि KCl का 1 मोल था, हमने 1 मोल इसको फिक्स ही रखा, इसमें और हमने 50 ml वाटर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 50 ml वाटर जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, इसको मैं V3 बोल देता हूँ, वो कितना हो जाएगा, सॉरी हमने 20 डाला था, हाँ 20 ml ऐड करा था, तो 70 और ये 50 ml, 120 ml। अब पहले भी ध्यान से सुनिएगा कि 1 मोल 50 ml में था, फिर दूसरा क्या था कि 20 ml ऐड करा, तो 70 मोल, सॉरी 70 ml में भी एक ही मोल था, और 120 मोल ml में भी एक ही मोल KCl है, यानी कि वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी की, किसकी बात कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, दोनों के केस में आप देखोगे कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज, तो क्या कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, यस सर करेगी। अब एक और चीज यहीं पे साथ में इसको भी कोरिलेट कर लीजिए, क्या मोलैरिटी जो है आपकी डिक्रीज करेगी और नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, यस सर। यस सर। बाकी लोग सब एग्री कर रहे हो, आप लोग समझ गया है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आने वाली है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो वाटर का, तो आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, साइमल्टेनियसली यहाँ पर मोलैरिटी भी घट जाएगी और नॉर्मेलिटी भी आपकी डिक्रीज होने लगेगी। चलिए, तो यही कह रहा है, यही कहना है यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा, हेडिंग जो ऊपर ये वाली, इस वाली हेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, इस वाले हेडिंग की, कि भाई इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, यानी कि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट को, तो क्या आपका जो मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से आते हैं और आप लोगों को फॉर्मूला यहां पर बताता हूं कि भैया ये रहा आपका मोलर कंडक्टेंस जो है, के इंटू 1000 अपॉन एम। एम यहाँ पर मोलैरिटी होगी, लैम्डा एम जो है ये मोलर कंडक्टेंस है, ये क्या होगा बताइए, ये आपका हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको यहां पर ये बोलूं कि भैया लैम्डा ई की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू 1000 अपॉन एन, और यहाँ पे लैम्डा ई जो होगा ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि अब यहाँ पर इनका जो है ना, लैम्डा एम हो या फिर, और कॉमा कर देता हूं मैं यहाँ पे, लैम्डा ई, यहां पर आप देखोगे कि इनका जो रिलेशन है 1/m या 1/n का है कि नहीं, यस सर। इनवर्स रिलेशन है। अब मैं यही कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी की बात करता हूं, तो साथ में यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये रहा आपका कंसंट्रेशन और 1/v, सुनते रहिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा किनारे कर देता हूँ। जी हाँ, आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहिएगा। ये रिलेशन जो निकल के आएगा कि भाई यहाँ पर जो है ना, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ पर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन और 1/v, बात एक ही है, हम इस वाले टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी क्या है, ये दोनों ही आपके कंसंट्रेशन को ही बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर इसके लिए भूल जाए। मैं अगर इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता हूं यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा, तो क्या, अगर मैं वॉल्यूम का इंक्रीज करने का मतलब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या मेरा लैम्डा डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, चेक करके बताइए आप। यस सर। यस सर। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। कोई समझा नहीं ना, चेक नहीं कर पा रहा आप? चलिए इस वाले टर्म को इरेज ही कर देता हूं, कोई मतलब नहीं है इसका। अब आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि भाई यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि वॉल्यूम क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा हूं, तो यहाँ पे होता क्या है कि सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट होता है, और जो आपके लैम्डा एम की वैल्यू है या लैम्डा ई की वैल्यू है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। पहली चीज कि अगर आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम आप अगर बढ़ा रहे हो, तो साथ में ही क्या होता है कि लैम्डा एम हो या लैम्डा ई हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो भी इंक्रीज होता है और आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। हमारा मोटो क्या था कि भाई इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं कि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हो, मतलब सॉल्यूशन जो है उसको डाइल्यूट कर रहे हो, कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हो, तो यहाँ पर जो लैम्डा एम है और लैम्डा ई है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि भाई नोट करिए इसको कि इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस आर इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी बताने वाला हूं आप लोगों के सामने। सो यहाँ पर जो है इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया कि क्यों बढ़ रहा है? यस सर। चलिए, बात आती है कि मान लीजिए कि आपने कंडक्टिविटी सेल रखा और इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट पॉसिबल है। पहला तो आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा क्या आप इसमें ऐड कर सकते हो, दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर डीप आपने रखा और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट फील करो या तो वीक होगा या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक, या तो वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। हमने अभी देखा कि भाई जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पे आप देखिए दोनों, अगर आप डाइल्यूट करते जाओगे तो इनका जो कंडक्टेंस होगा ना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होगा मोलर चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ऐसा क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग सुनिए, जो हम पहले तो ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि ये रहा भाई आपका पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्राफ निकल के आता है उसका नेचर कुछ ऐसे होता है। मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं कि भाई ये रहा आपका एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पर क्या है आपका कंसंट्रेशन है, और इधर जो है वाई एक्सिस पर लैम्डा एम है मोलर कंडक्टेंस। क्या है, वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आपको जो रखना है रख लीजिए, और एक्स एक्सिस पर क्या है आपका कंसंट्रेशन जो आपने उस सेल में फील करा है। फिर हमने देखा कि अगर मान लीजिए कि हमने ये सेल रखा और इसमें हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने फील करा है, जैसे कि मान लेता हूं कि यहाँ पर K प्लस और Cl माइनस है यानी KCl है, तो ये दोनों अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट होंगे। लेकिन जैसे ही अपने आयंस में ये डिसोसिएट होंगे ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा मान लीजिए एक K प्लस और एक Cl माइनस है, अगर इस सॉल्यूशन में है तो डिसोसिएट होने का मतलब ये नहीं है कि K प्लस कहीं और चला गया, Cl माइनस कहीं और चला गया। अगर कहीं चला भी गया तो K प्लस और Cl माइनस आपस में एक दूसरे के टच में रहते हैं,
ठीक है। टच में रहने का मतलब कि एक KCl को अगर मैं क्या करूं कि भाई आपका जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कि यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन, C1 क्या है, C1 कंसंट्रेशन है, KCl जो है वाटर में डिसोसिएट हुआ, तो ये रहा आपका K प्लस और यहाँ पर Cl माइनस है। इनके बीच में ना एक फोर्स अभी भी लग रहा है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स लग रहा होता है, वीक फोर्स। मान लीजिए दोनों आयंस हैं, तो इनके बीच में आपको क्या बोलोगे कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो हमने क्या करा कि भैया C1 कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो हमने क्या करा कि यहाँ पर सेल में एक इलेक्ट्रोड हमने रखा था और यहाँ पर भी एक सेल में इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। अब ये K प्लस आए, मान लीजिए कि इसको मैं बोल देता हूँ नेगेटिव और इसको बोल देता हूँ पॉजिटिव। अब देखिएगा ये जो Cl माइनस है कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले पे, Cl माइनस पॉजिटिव वाले पे, और K प्लस कहाँ जाने वाला है, नेगेटिव पे। दिक्कत ये है ना, यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो K प्लस Cl माइनस है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये K प्लस यहाँ पे जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, जाएगा लेकिन थोड़ा धीरे से जाएगा, उसे ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो Cl माइनस है इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, लेकिन अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ब्रेक होगा Yes, लेकिन sir. उतना उतना इजी नहीं जाएगा। तो जब मेरा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड के पास जो आयन कैरियर है, आयन जो होते हैं वो चार्ज कैरियर है क्योंकि उनके पास चार्ज है, तो वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रोड पर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने क्या करा, जो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना शुरू किया, क्या किया, हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना शुरू किया। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि इसमें ना V1 ml जो है ना वाटर ऐड किया। जैसे ही मैं V1 ml वाटर ऐड करूंगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होगा। तो अब एक बात बताइए, नंबर ऑफ आयंस जो है 1 ml में क्या दूर दूर और हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कितने लोग एग्री कर रहे हैं डाइल्यूट होने का मतलब। Yes, sir. हो यस सर। जाएंगे. अब क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस जो है थोड़ी दूर दूर होने लगेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जैसे ही हम सॉरी वाटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए V1 ml हमने वाटर ऐड करा, तो अब मैं जो स्ट्रक्चर आप लोगों को KCl का दिखाऊंगा उस पर फोकस करिए कि भैया ये जो K प्लस था और ये Cl माइनस था ना, थोड़ा दूर हो गए, पहले के कंपैरिजन में क्या हो गए, थोड़ा दूर हो गए, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि V2 ml और थोड़ा सा ml वाटर ऐड करा, तो अब ये जो K प्लस था और यहाँ पे जो Cl माइनस था, इनके बीच की डिस्टेंस क्या, और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। अब एक बात बताइए, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या इनके बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या वो कंटिन्यूअसली वीक होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, Yes, sir. ठीक है। फिर हमने क्या करा कि V3 ml हमने वाटर ऐड करा, तो यहाँ पर जो है K प्लस और Cl माइनस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो और ये क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये और ज्यादा वीक हो गया, ठीक है। सो ये हो गया है वीकर। अब ध्यान से सुनिएगा कि अब K प्लस और Cl माइनस में शुरू में आप देखेंगे कि यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन थी, साथ में हमने क्या करा कि जैसे ही हमने V1 ml ऐड किया तो कंसंट्रेशन C2 हो गई, यानी और कम होगी क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हो, ठीक है। V2 ml ऐड करा तो आपका कंसंट्रेशन C3 हो गया, V3 ऐड किया तो C4 हो गया। ये जो C1 C2 जो कंसंट्रेशन है, क्या वाटर ऐड करने पर और कम होती जा रही है, डाइल्यूट होती जा रही है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही डाइल्यूट हो जाएगा, तो अब इसके बीच का जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देखिएगा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा था वो वीक हो गया है, तो इलेक्ट्रोड पर और आसानी से जाएगा कि नहीं जाएगा, Yes, sir. समझ रहे हो आप लोग कि भाई इलेक्ट्रोड पर और आसानी से चला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया है, वीक हो गया है डाइल्यूट करने की वजह से। तो जितनी ही आसानी से इलेक्ट्रोड पर आयंस जाएंगे, तो क्या आपकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो ग्राफ निकल के आता है वो कैसा निकल के आता है। अब इधर बताइए, मान लेता हूं ये रहा एक्स एक्सिस पर, अगर एक्स एक्सिस पर मैं क्या करूं, लेफ्ट टू राइट जाऊं, ये देखिए लेफ्ट टू राइट, तो क्या आपका जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा,
भाई यहाँ पे देखिए 0.1 मोलर, 0.2, 0.3, 0.5, ऐसे करते करते कहीं 0 या 1 मोलर। अब जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाऊंगा एक्स एक्सिस पर, ये भाई आपका क्या है, एक्स एक्सिस है कि नहीं, और एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से आप राइट साइड जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, sir. Yes, बाकी sir. लोग, ठीक है। तो यानी कि मैं इधर से, ये देखिए आपका ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट एक्स एक्सिस पर, तो इधर जाओगे तो आप कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन हमने क्या करा कि शुरू में जो यहाँ पे हमने केसीएल रखा हुआ था उसकी कंसंट्रेशन, चलिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो है ना 0.8 मोलर थी। चलिए मैं मान लेता हूँ कितनी थी शुरू में, 0.8 मोलर थी। तो उसका जो कंडक्टेंस था समथिंग यहाँ पर कुछ था, सॉरी सॉरी, मान लेते कि यहाँ पर समथिंग को कंडक्टेंस था, क्योंकि कंसंट्रेटेड था। जैसे मैंने डाइल्यूट किया, तो अब जैसे मान लीजिए कि सी V1 V2 V3 ml ये जो हमने ऐड कर रहे थे, ऐड करने से क्या मेरी कंडक्टेंस बढ़ती रहेगी। तो कंडक्टेंस जो बढ़ी ना, वो बड़ा ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा, बहुत कम बढ़ा। कैसा बढ़ा, यहाँ पे देखिए हमने बढ़ाते बढ़ाते बहुत डाइल्यूट किया, तो कहां तक आ गए हम, इस वाले कंसंट्रेशन तक आ गए। ठीक है, कहां तक आ गए, 0.1 कंसंट्रेशन तक, 0.8 मोलर से 0.1 कंसंट्रेशन तक आए। तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस है वो कितना चेंज हुआ है, इतना डाइल्यूट करने के बाद इतना ही चेंज हुआ है, इतना ही चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़ा वो है कि आप लोग बताइएगा कि जो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हमने क्या डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, अब मैं वॉल्यूम बढ़ाता रहूं। वॉल्यूम क्या करा हमने, बढ़ाया, कंसंट्रेशन यहाँ पर आई, कलर चेंज करता हूँ ताकि दिखाई दे आप लोगों को कि भाई हमने क्या करा, वॉल्यूम को बढ़ाया, तो कंसंट्रेशन मेरी क्या हो गई, घट गई यहाँ पर। फिर हमने वॉल्यूम और बढ़ाया तो कंसंट्रेशन मेरी यहाँ पे घट के आ गई। फिर वॉल्यूम बढ़ाया तो कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गई। क्या कंसंट्रेशन जीरो हो सकता है क्या? बताइए आप लोग, कितने लोग एग्री करते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस, यहाँ पर जीरो पर मेरी कंसंट्रेशन एट जीरो, एट जीरो, या मैं एट ओरिजिन लिख देता हूं, एट ओरिजिन कंसंट्रेशन विल बी जीरो। ओरिजिन पे कंसंट्रेशन मेरा जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या कि शुरू में हमने इसी बीकर में, मान लीजिए कि एक रूम बराबर जितना कमरा है, क्या है, एक रूम बराबर हमने एक बीकर बनाया हुआ है, और उसमें हमने कितना क्या बोलते हैं, केसीएल कितना डाला हुआ है, 1 मोल, 1 मोल केसीएल डाला हुआ है। शुरू में हमने थोड़ा पानी डाला, डालते 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 पूरे कमरे भर हमने क्या किया, पूरा एक ट्रक पानी डाल दिया, हमारा रूम भर गया। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि उसमें से केसीएल गायब हो जाए? गायब तो नहीं होगा ना, 1 Yes, मोल sir. केसीएल तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि कुछ तो मोल्स हैं, यानी कि मोलैरिटी तो रहेगी, यानी कि प्रैक्टिकली हमारा मोलैरिटी क्या है, जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे ही हम डाइल्यूट करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ग्राफ यहां तक आएगा, यहां तक, लेकिन इसको टच तो नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे टच करेगा तो मेरा कंसंट्रेशन जीरो हो गई। कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू बी जीरो, concentration approaches to be zero, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा कि यहां तक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने क्या करा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कि हमने यहाँ तक तो निकाल लिया भाई, डाइल्यूट कर रहे हैं तो यहाँ तक निकाल लिया, और फिर हमने देखा कि भाई जो ग्राफ का नेचर है ना, भाई ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखिए ऐसे जा रहा है, तो इसी को हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा पोलेट कर देते हैं। और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ध्यान से सुनिए, जीरो होने का मतलब, अप्रोचेस टू बी जीरो होने का मतलब कि हमने बहुत डाइल्यूट कर दिया है। क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो, जहां पे ये लाइन कट करेगी, ये वाली जो लाइन जा रही है ऐसे, देखिएगा एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद कहाँ कट रही है, इस वाले पॉइंट पे जहां मैं गोला कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस निकलेगी इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे बताइए,
Infinite dilution, equivalent conductance. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो मिलने वाला है कंडक्टेंस जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हो कि इससे ज्यादा हम डाइल्यूट नहीं कर सकते। अब एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर मैं डाइल्यूट करते 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 यहाँ तक आऊंगा? जीरो तो कर ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी पानी डाल दो, पूरा समुद्र ही उसमें डाल दो, लेकिन एक मोल तो एक मोल रहने वाला है, वो गायब नहीं होगा। यानी कि अब जो है डाइल्यूट हो जाएगा तो एक टाइम बाद आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ना बंद हो जाएगा। इतना आपने डाइल्यूट कर दिया है कि नंबर ऑफ आयंस ही नहीं बचेंगे। ठीक है, सो जो आपका कंडक्टेंस मिलेगा उस समय उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ग्राफ प्लॉट करोगे तो बोलोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और अगर मान लीजिए कि मोलर की बात करो तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप एक्स्ट्रापोलेट करके मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए कि ये जो हमने लिख रहा है, हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा ई इंटू इनफाइनाइट। ठीक है, लैम्डा के ऊपर हम इनफाइनाइट लगा देंगे और नीचे ई, तो इसका मतलब है कि भैया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि भाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो क्या करूंगा? लैम्डा एम, और ऊपर हम क्या बना देंगे? इनफाइनाइट का साइन। समझ में आ गया बाकी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे देखिएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट। यहाँ पे आप देख लीजिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज टेंडेंसी फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अप्रोचेस टू बी लिमिटिंग वैल्यू व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू बी जीरो और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वही था, कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए आ जाए, ये तो कहानी थी अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने से पहले आपको ना सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, रैपिड चेंज इन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशंस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, दीज इलेक्ट्रोलाइट टर्म एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी समझ में आएगा। हमने क्या करा कि मान लीजिए कि हमारे पास हमने एक एसिटिक एसिड था, और हमने क्या करा कि जैसे ही एसिटिक एसिड है तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, CH3COO माइनस प्लस H+। ठीक है, कहानी सुनिएगा कि अगर कोई वीक एसिड है तो हमने क्या करा कि भाई ये रहा आपका एक बीकर, और हमने इसमें क्या रख दिया हुआ है? एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे HCO CH3 एसिटेट आयन, और यहाँ पे H+। ये दो आयंस में ब्रेक होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी ये होती है ना दोस्त, कि अगर मान लो कि ये 100 मॉलिक्यूल्स है तो इसमें से हो सकता है ना कि 5 मॉलिक्यूल्स ही ब्रेक हो। तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 एसिटेट आयन और 5 H+ आयन बनेंगे। तो टोटल आयन कितने हो गए यहाँ पर? 10। टोटल कितने हो गए? 10 आयंस हो गए। और यही 10 आयंस जो है ना क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलिए चाहे मोलर कंडक्टेंस बोलिए, यहाँ पे देखिए ये रहा मोलर कंडक्टेंस चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में यही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 नेगेटिव आयन 5 पॉजिटिव आयंस, जो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, इधर भी मैं इलेक्ट्रोड बना देता हूं। ये
इसको मैं बोल देता हूँ कि भैया ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा। रियलिटी में मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके एसिटिक एसिड के? 100 है कि नहीं? बताइए आप लोग, कितना लिया हमने? 100 लिया हुआ है। लेकिन रियलिटी देखोगे कि जो कंडक्टेंस में कितने आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जितने चार्ज होंगे उतने ही, तो 5 एसिटेट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 5 H+ आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंडक्टेंस में। और बाकी यहाँ पे देखोगे कि जो 95 आयंस है, कितने, सॉरी 95 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, एज इट इज ऐसे के ऐसे ही है, वो कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो आपका कंडक्टिविटी ओबियसली क्या होगी? कम होगी। तो अब आपको ग्राफ समझाता हूं। देखिए, हम ग्राफ सिमिलरली वही प्लॉट करेंगे कि भाई आपके पास क्या है, ये जो है एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे? कंसंट्रेशन लेंगे, और जो वाई एक्सिस पर है लैम्डा एम ले लीजिए या फिर लैम्डा ई ले लीजिए। इतना क्लियर हुआ? Yes, बताइए। sir. चलिए, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब सुनते रहिए, हो क्या रहा है कि वीक एसिड की एक खास बात ये होती है ना कि एसिटिक एसिड क्या है? वीक है। हमने पानी में डाला तो उसने 5 आयंस ही प्रोड्यूस किया, क्योंकि वो वीक एसिड है। अगर मान लीजिए कि इसकी जगह अगर मैं KCl का लेता 100 मॉलिक्यूल्स, कितने? 100, तो यहाँ पे क्या होता है? K+ और Cl-, ये भी 100 होता और ये भी 100 होता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो फिर हमें लफड़ा ही नहीं होता। बात यहाँ पे ये थी कि एसिटिक एसिड क्या था, कि मान लेते हैं कि ये पहले जो था 100 में से 5 आयन, 5 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुआ, फिर हमने ना इसमें VMl जो है, मान लीजिए कि V1 इक्वल्स टू, हमने इसमें 10 ml पानी ऐड करा। क्या करा? 10 ml पानी ऐड करा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि ये जो आयंस थे पहले 5 डिसोसिएट हो रहे थे, अब ये 100 में से 5 से बढ़ के कितने हो गए? 15 डिसोसिएट होने लगे। कितने डिसोसिएट होने लगे? 15। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए कि हमने जैसे डाइल्यूट किया तो वीक एसिड और अपने आयंस में ब्रेक होने लगा, तो जब यहां पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा तो क्या मेरा कंडक्टेंस जो है वो भी इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग बोलिए। तो चलिए, अब हमने क्या करा कि जैसे ही हमने और एक काम करा कि भैया यहाँ पर ना V1 के बजाय हमने V2 यानी कि और 20 ml वाटर ऐड कर दिया, तो अब ये और डाइल्यूट हो रहा है, तो एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? 85 से घट के अगर मान लीजिए कि और 15 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, तो ये कितने हो जाएगा? 70। और यहाँ पर कितना हो गया? 30, यानी कि 30 पॉजिटिव निगेटिव आयन, 30 पॉजिटिव आयंस। तो जब यहाँ पे आयंस बढ़ेंगे तो अब इलेक्ट्रोड पे उतना और आयंस जाएगा, तो मेरा कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर हमने क्या करा V3 में कि यहाँ पर ना हमने 30 ml और ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम आपका बढ़ा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये 45 मॉलिक्यूल्स घट गए, और जितने घटे यानी कि 55 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या हो गए? अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर V4 जो है ना, हमने इसमें 100 ml डाल दिया, बहुत ज्यादा डाला, तो ये कितने हो गए? ये घट के आप देखोगे कि जो आयंस हैं, थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ ताकि दिखाई दे आप लोगों को, ये भैया 20 बच गए, और यहाँ पर 80 एसिटेट आयन और 80 जो है 80 जो है H+ आयन। अब एक बात बताइए कि जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करता जा रहा हूँ, क्या सॉल्यूशन में आयंस बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं वीक Yes, इलेक्ट्रोलाइट के केस में? Yes, sir. yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा आयंस ज्यादा होंगे तो ये जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड बना रखा है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, इस पे ज्यादा जब आयंस ज्यादा होंगे तो उतनी आसानी से H+ भी जाएगा, उतनी आसानी से एसिटेट CH3COO- आयन भी इलेक्ट्रोड पर जाएगा। और जितने ज्यादा आयंस जाएंगे, तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी की बात करें या आप एक काम करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, वो दोनों के दोनों ही बढ़ने वाले हैं। सो ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं बोलता हूं कि शुरू में जो मेरे कंसंट्रेशन थी, अगर ये V1 था, आप छोड़िए जान दीजिए, तो अगर मैं इधर से, हमें ग्राफ कैसा मिल रहा था? ध्यान से सुनिएगा,
जो ग्राफ मिल रहा था उसका नेचर कुछ ऐसे था। ग्राफ कैसे था? ग्राफ का नेचर ऐसे था। अब देखिए कि सबसे पहले मेरी कंसंट्रेशन यहां पर, अगर मेरा वॉल्यूम जो था V1 था, यहाँ पे देखिए 10 ml था, तो क्या कंसंट्रेशन मेरा C1 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने कम पानी डाल के डाइल्यूट किया है। फिर हमने C2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया C3 हो गया, फिर ये क्या हो गया C4 हो गया। समझने की कोशिश करिएगा कि शुरू में जो सोल्यूशन था उसमें हमने 10 ml पानी डाला तो कम डाइल्यूट हुआ, 20 ml डाला तो और डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने का मतलब कंसंट्रेशन मेरा कम हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं इस ग्राफ का कहने का मतलब, अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो कंसंट्रेशन मेरा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन डिक्रीज करने के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ आयंस क्या इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, देखिए ना, sir. हम यहाँ पे देखिए डाइल्यूट कर रहे हैं ना, इसको वॉल्यूम ऐड कर रहे थे तो डाइल्यूट कर रहे थे, तो नंबर ऑफ आयंस जो है ये इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रहा है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा, ग्राफ को देखिए ध्यान से सुनिए, कि अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो क्या कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। और जैसे ही जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ये ग्राफ मैंने उतना बनाया नहीं है सही, एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ देखिए ये ग्राफ थोड़ा सा कन्विंसिंग लग रहा है। हाँ, कि अब देखिए कंसंट्रेशन को मैं जैसे इधर जाऊंगा तो कंसंट्रेशन मेरी घटेगी, लेकिन नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है तो आप देखिए ना कि ग्राफ मेरा ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है? ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक आया, कंसंट्रेशन यहाँ तक आ रहा हूँ, घटाते जा रहा हूँ, घटाते जा रहा हूँ, घटाते जा रहा हूँ, तो जो मेरा मोलर कंडक्टेंस है ना वो इतना बढ़ गया। ये देखो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए कि ये जो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो ग्राफ है, इन दोनों एक्सिस को देखिएगा, ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? No, sir. कहीं ये No, sir. इंटरसेक्ट कर रहा है? बाकी लोग? No, sir. ठीक है, अब सुनिए, अब रीजन क्या है। हमने क्या करा कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ था वो कैसे था? ऐसे था, यहां तक आया, और इसके बाद से वो, क्योंकि हम जीरो कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, यहाँ से डॉट 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 करके हमने जहां पे कट कर रहा था इस वाले पॉइंट को ही हमने मान लिया कि ये भैया मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन अब यहाँ पे हम वो वाला अप्रोच लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो इसका जो एंगल है वो किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, और ये भी ऊपर है। कहीं मीट करने वाले हैं? No, sir. कहीं मीट नहीं कर रहा। हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो भी मेरा कंडक्टेंस ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जो है ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सॉरी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम अचीव नहीं कर सकते, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो यहाँ पे लिख लीजिए कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा ई या लैम्डा एम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या करोगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा ई और लैम्डा एम वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कांट कैलकुलेट। ठीक है, रीजन क्यों समझ में आ गया ना? क्योंकि हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसके लिए कोलराउस साहब ने आया, कोलराउस साहब ने एक रूल दिया, उसको बोलते हैं कोलराउस लॉ। तो 1 से 2 मिनट इसको रिवीजन करो, जो लिखना है लिख लो, नोट जो बनाना है बना लो आप लोग, फिर उसके वजह से हम पढ़ते हैं कोलराउस लॉ। ठीक है,
Yes, Yes, sir. sir. चलिए चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, आप लोग नोट कर लो, थोड़ा बहुत पानी वानी पी लो, फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास। सर आगे करें। कंटिन्यू करें हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत सही। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्लराउस लॉ की बात करेंगे। क्लराउस लॉ जो है क्या कहता है वो देखते हैं। हम्म हम्म जी हाँ। सो क्लराउस लॉ सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए कि इट इज अप्लीकेबल फॉर, इट इज applicable for weak electrolyte as well as strong electrolyte। ठीक है कि भाई आप जो है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अप्लीकेबल कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आप इसको यूज में ला सकते हो। ठीक है, सो इन्होंने बोला क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्लराउस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी वो पहले ध्यान से सुनिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपने एक्स्ट्रापोलेट करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस ये निकाल ले रहे थे आप, यहाँ पर ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट आप निकाल ले रहे थे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा कहीं इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा था किसी पॉइंट पे कि आप निकालो। तो उसके लिए हमने क्या करा कि भाई क्लराउस लॉ लिया और इसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालें। तो अब बात क्लराउस आप क्या बोलते हैं कि मान लीजिए
दोस्तों कि अगर आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, क्या है, एक कंडक्टिविटी सेल है, और आपने क्या करा हुआ है कि भैया ये वाला पॉजिटिव ये वाला निगेटिव, और इसमें ना केसीएल सोल्यूशन ही हर बार ले रहे हैं तो वही ले लेते हैं कि आपने क्या करा कि के प्लस, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सीएल माइनस और यहाँ पर क्या है के प्लस है। इनका अगर आपको निकालना है कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, हमने क्या करा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया तो ये के प्लस इस पे जाएगा और सीएल माइनस इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या कि भैया अगर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाल रहे हैं तो ये जो आयंस है क्या, एक तो आपका सीएल माइनस और के प्लस, तो यहाँ पे जो है ना आयंस है तो इनका आयनिक कंडक्टेंस होगा, ठीक है, क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस। तो एक तो भैया कि सीएल माइनस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है, और एक क्या है यहां पे देखिएगा के प्लस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस शॉर्ट में कर देता हूं। तो कोलराउस साहब ने ये बोला कि भाई साहब जो सीएल माइनस है उसका आयनिक कंडक्टेंस और के प्लस का जो आयनिक कंडक्टेंस है, इन दोनों का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो आयनिक कंडक्टेंस है उन दोनों को आप जोड़ दोगे तो वही आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा क्या बोल सकता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो भी केसीएल का निकालना है, किसका, केसीएल का। तो आप क्या करोगे भाई, इसका जो आयनिक कंडक्टेंस है लैम्डा ए, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये वाले दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, नोट करिए, इसको भी हम लैम्डा बोलते हैं, इसको भी लैम्डा और इसको भी लैम्डा। तो यहाँ पे जो है ना केसीएल का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई साहब इसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंडक्टेंस, क्योंकि हम आयंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको मैं ले लेता हूँ के प्लस एट इनफाइनाइट, यानी कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम कैटायन का प्लस यहाँ पर लैम्डा सीएल माइनस कर दीजिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि ये क्या है आपका आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस कैटायन और एनायन का। अगर आपको निकालना होगा तो कोलराउस लॉ क्या बोल रहे हैं कि भाई जो कैटायन है उसका आयनिक कंडक्टेंस और जो एनायन है उसका आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उन दोनों को आप जोड़ दोगे तो वो निकल के आ जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर KCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग सबको सबको क्लियर हो गया? चलिए आ जाओ, ये तो सिर्फ आपको समझाने का था। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। कोलराउस साहब ने, अब जनरल इक्वेशन आपको समझाता हूँ। कोलराउस साहब ने ये बोला कि भैया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर आपको, इनफाइनाइट में नीचे चाहे ऊपर लिखता हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी, ठीक है। कि भैया ये लैम्डा ए का मतलब कि भैया ये जो है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, इसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ आयन। आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी एनायन का है तो इसको हम क्या बोल देंगे, आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक ऑफ एनायन, सॉरी ऐसे आप लिख सकते हो, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो दोनों के कंडक्टेंस को आप ऐड कर दोगे तो आपको निकल जाएगा यहां पर, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा मुझे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ग्रेट, ग्रेट, इसको क्या बोलेंगे,
नोट करिए आप लोग, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लैम्डा इनफाइनाइट भी रख सकते हो, ताकि इनका भी रहे कि आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या वैसे भी। ठीक है, क्योंकि आयनिक कंडक्टेंस बदलने वाला नहीं है, आप कितना भी डाइल्यूट कर दो, एक आयन जा रहा है तो उतना ही चार्ज लेके जा रहा है, ऐसा नहीं कि डाइल्यूट करने के बाद चार्ज उसका घट जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इतना डन हुआ तो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते, यहाँ पे देखिएगा आयनिक कंडक्टेंस का थोड़ा बहुत कुछ रूल्स है, उसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो आगे बढ़ते, कोलब्राउस लॉ इतना ही था, थोड़े प्रैक्टिकली कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर आयनिक कंडक्टेंस जो है, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट आयनिक कंडक्टेंस। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर मैं ये बोलता हूं कि लैम्डा ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू ए, क्या यू ए, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो ये एनायन के लिए है, और लैम्डा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यू सी। इसका कहने का मतलब यहाँ है कि देखिएगा कि ये जो है ना, इसको और करके बता देता हूं यहाँ पे कि लैम्डा ए को, एनायन को नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू माइनस लिख सकता हूं। यहाँ पर भी आप देखिएगा कि लैम्डा जो है इसको पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू पॉजिटिव। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऊपर वाली स्लाइड में भी आप चाहो ना तो यहाँ पर एक और टर्म्स लिख सकते हो, लैम्डा ई इनफाइनाइट इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट एनायन का मतलब नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन का पॉजिटिव, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिएगा Yes, कि sir. आयनिक मोबिलिटीज जो है ना, ये जो आयनिक कंडक्टेंस है लैम्डा कैटायन या एनायन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटीज, आयनिक मोबिलिटीज। ठीक है, आयनिक मोबिलिटीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा, कि अगर एनायन का है तो लैम्डा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू यू ए। ठीक है, ये भी आपका क्या है, आयनिक मोबिलिटी है, कैटायन एनायन का रिस्पेक्टिव में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि F, और यहाँ पे F क्या निकल के आ रहा है, 96500 कूलॉम, ये फैराडे कांस्टेंट है। एनायन के केस में था, अगर आप लैम्डा सी बोलोगे तो क्या बोलोगे भाई, F इंटू यू सी, F जो है फैराडे कांस्टेंट है। या सिमिलर इस वाले टर्म में अगर आपको लिखना है निगेटिव पॉजिटिव में, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो लैम्डा नेगेटिव डायरेक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू यू माइनस, और यहाँ पे कैटायन के केस में लिखोगे तो एफ इंटू यू प्लस। यू जो है यहाँ पर क्या है, वो आयनिक मोबिलिटीज है। ठीक है, के प्लस का कैटायन चाहे एनायन का। आयनिक मोबिलिटीज का मतलब क्या है कि भैया वो कितनी स्पीड से सॉल्यूशन में मूव कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, मूवमेंट ऑफ आयन की। ठीक, डन, इतना समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. ठीक है, एक दो टर्म और है, कितना टाइम बच रहा है हमारे पास, अभी तो बहुत 17 मिनट है, इतने में तो हम चांद पे चले जाएंगे। सो ग्रेट, अब बात करते हैं कोलराउस लॉ में ही थोड़े बहुत डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये टर्म आएगा। मान लीजिए आप लोग, हम यहाँ पे पहले हेडिंग ही डाल देते कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम बोल देते हैं अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोस्टली हम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो हमने ये कहा कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके पास एक सेल था
और शुरू में आपके पास इसकी कंसंट्रेशन जो थी C1 थी, ठीक है, क्या थी, C1 थी। तो अगर कंसंट्रेशन आपकी कुछ C1 है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो आपका जो कंसंट्रेशन फिक्स है, तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस क्या, लैम्डा m या लैम्डा e, ये भी फिक्स होगा कि नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि इसी कंसंट्रेशन को हमने इनफाइनाइट डाइल्यूट किया, क्या किया, इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट किया, at infinite डाइल्यूशन। एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसी सॉल्यूशन को वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करूंगा तो क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? यस सर। तो अब जो मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस मिलेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, तो उसको मैं बोल सकता हूं कि भाई डाइल्यूट करने के बाद, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद मैं बोलूंगा कि लैम्डा यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो लैम्डा ई एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई शुरू में हमारे पास लैम्डा एम था, तो जैसे हमने डाइल्यूट किया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। तो अगर आपको अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको क्या करना होगा वो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन टेम्परेचर नहीं, एट गिवन कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एट गिवन कंसंट्रेशन। और यहाँ पे आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट का स्लैश में आप लिख लीजिए मोलर कंडक्टेंस भी चलेगा, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। और किससे आपको डिवाइड करना है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या स्लैश में लिख लीजिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अगर आपको अल्फा निकालना है तो आप क्या करोगे भाई कि इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, और किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों अगर आपको पता है तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। तो अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखोगे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना फॉर्मूले में, या सही है, सो लैम्डा m एट इनफाइनाइट। एक तो आप इसको भी लिख सकते हो मोलर कंडक्टेंस के केस में, या फिर अगर आप ऐसे लिखना चाहो इक्विवेलेंट के केस में तो लैम्डा e अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट e। डन, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। Yes, बाकी sir. लोग, Yes. चलिए बहुत बढ़िया। सो आपको ये है, आपको अल्फा निकालने के लिए। अब आ जाते हैं, एक और दो चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। अब मोलर कंडक्टेंस, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 12 मिनट और आप लोगों को फोकस करना है, फिर न्यूमेरिकल्स ऐसे बनेंगे जैसे कि मतलब आसान हो जाएगा, बहुत आसान। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग दिया हुआ है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक। तो हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम, या अभी तो लैम्डा एम की बात करते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको ये डाइल्यूशन निकालना है, लैम्डा एम निकालना है, तो आप क्या करोगे? कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखा हुआ है, हाँ ये रहा, ठीक। अगर मान लीजिए कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर NaCl, ठीक है,
NaCl किस में ब्रेक होगा बताइए? Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन में। तो इनका जो आयनिक कंडक्टेंस होगा उसी का तो सम लेंगे हम। तो अगर मान लीजिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे? ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा Na एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका आयनिक कंडक्टेंस सम ही तो हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? यस सर। यही तो कोलराउस लॉ बोल रहा था। समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अब BaCl2 की बात करते हैं। BaCl2 में आप देखोगे हम मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये क्या होगा? Ba2 प्लस प्लस Cl2Cl माइनस। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको बेरियम क्लोराइड का अगर आपको मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है तो आप क्या करोगे? उसके लिए सुनिए कि अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखना कैसे है? लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस और ब्रैकेट के बाहर लिख दो भाई BaCl2। और अगर आपको नहीं लिखना तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं BaCl2 के लिए निकाल रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो लैम्डा एट इनफाइनाइट Ba2 प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? एक है तो एक ही रहने दीजिए। लेकिन क्लोराइड के पास कितने आयन है? 2 आयन है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिए, 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर हुआ कैसे निकालोगे? Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के लिए, ठीक है? BaCl2 का निकालना है। आ जाइए, अगर एक और एग्जांपल ले लूं मैं यहाँ पर, थर्ड एग्जांपल जो है, एक सेकेंड। जी हाँ, BaCl2 अगर दिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं एक Al2SO4 थ्राइस। अब देखिए ये कौन कौन से आयन में ब्रेक होगा? तो 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे आपको इसका निकालना होगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आप क्या करोगे? इनफाइनाइट यहाँ रखोगे, यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? Al2SO4 थ्राइस। अगर आपको पता है कि भैया Al2SO4 का लिखते हैं तो यहाँ पे लिखो चाहे मत लिखो, आपको पता होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर कितने आयन्स हैं? यहाँ पर आयन कितना है? 2, और यहाँ पर आयन कितना हुआ है? 3। तो उसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है उसके आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हो जाएगा भैया 2 इंटू लैम्डा Al3 प्लस कैटायन के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्लस 3 इंटू लैम्डा SO4 2 माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर हुआ कि मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालना है? यस Yes. सर। चलिए अगर मैं बोल दूं कि भैया एल्यूमिनियम 3 प्लस का आयनिक कंडक्टेंस जो है कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 60। तो टोटल कितना निकल के आएगा? 160। 160. समझ में आ गया? Yes, sir. यस। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। पक्का वाला ना? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो। No, sir. चलिए अब मैं No, थोड़ा अपने आप sir. को इधर लेके आता हूँ, कॉर्नर पे ज्यादा अच्छा रहूंगा। अब बात करते हैं कैलकुलेट लैम्डा ई। क्या? कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा ई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा ई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
ठीक है, लैम्डा ई, अच्छा इसकी जगह पे अगर मैं लिख दूं कि भैया लैम्डा ई इनफाइनाइट, तब ये इतना लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट इसकी जगह काम कर जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस केस में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। NaCl की बात करते हैं, NaCl में BaCl2 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए सेम रिएक्शन है, आप इसको फर्स्ट मान लेते हैं, BaCl2, अगर ये ब्रेक होगा तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब इसके लिए अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोल सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि लैम्डा ई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बगल में आप BaCl2 लिख लो ताकि पता रहे कि BaCl2 का आप कैलकुलेट कर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे चार्ज कितना है, किसको लेंगे हम लोग, चार्ज, चार्ज कितना है 2 यूनिट और यहाँ पर चार्ज कितना है 1 यूनिट। तो जितना चार्ज है ना उतने से आपको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, जितना चार्ज है उतने से आपको डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 लैम्डा Ba2 प्लस एट इनफाइनाइट प्लस, यहाँ पर इसमें चार्ज कितना है 1 यूनिट चार्ज है, तो आप क्या करोगे 1/1। लिखने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर जो है आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड है। कुछ करना है क्या इक्विवेलेंट के लिए, सिर्फ चार्ज जो है उससे डिवाइड कर देना है आप। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं यहाँ पर सॉरी यार मैं पानी पी लूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं सेकेंड की बात करता हूं Al2SO4 थ्राइस, ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे बनेगा 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। अगर मैं इसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करूंगा तो क्या लिखूंगा दोस्तों, वो देखते रहिएगा, लैम्डा इनफाइनाइट ई, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे Al2SO4 थ्राइस, और यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कितना चार्ज है 3, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है 2। हम सिर्फ आयंस पे चार्ज देंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इक्विवेलेंट केस के लिए नहीं देखेंगे, वो हम मोलर के लिए देखेंगे। सो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है कि अगर 3 चार्ज है तो आप क्या करोगे 1/3 और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस आयन, तो ये हो गया भैया आपका Al3 प्लस एट इनफाइनाइट प्लस, यहाँ पे 2 यूनिट चार्ज है तो आप क्या करोगे 1/2 और लैम्डा SO4 2 माइनस एट इनफाइनाइट। क्लियर हो गया दोनों में कि भाई अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको क्या करना हो, इसको भी इनफाइनाइट कर देते हैं इसको भी इनफाइनाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई आप लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबको? चलिए बहुत बढ़िया। सो बेसिकली एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ आप लोगों के लिए, थॉट कोई आप लोग बताओ, कोई याद आ रहा है फॉर एग्जाम्पल या चलिए एक और यहाँ पे लिख दें, AlCl3 जो है ये ब्रेक हो रहा है Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा ई एट इनफाइनाइट, और यहाँ पे आप AlCl3 लिख दीजिए इक्वल्स टू लैम्डा 1/3, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है 3 इंटू Al3 प्लस प्लस इनफाइनाइट प्लस, यहाँ पे चार्ज 1 है तो कोई मतलब नहीं है 1/1 करके, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा Cl माइनस एट इनफाइनाइट। ठीक है, डन, वन क्लियर। चलिए Yes, sir. टाइम भी हो गया, टाइम भी हो गया अपना लेके सर मैम कौन होगा, अच्छा तो सर हो गया, न्यूमेरिकल्स कल सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाइए, आप लोग एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर,
ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ बोला हुआ है Yes, sir. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस Cl माइनस 127 126, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये है, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये है रिस्पेक्टिवली। वो इनफाइनाइट बोले चाहे ना बोले, क्योंकि इनफाइनाइट डायलेक्शन सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चाहे डाइल्यूशन ना हो, कंडक्टेंस आयन का उतना ही रहने वाला है। तो मैंने इनफाइनाइट लिख दिया ताकि क्लियर रहे, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा बताइए। BaCl2 इसको ब्रेक करिए, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस 2Cl माइनस क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा E एट इनफाइनाइट अपॉन BaCl2, ये क्या हो जाएगा 1/2 लैम्डा इनफाइनाइट Ba2 प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा लैम्डा Cl माइनस एट इनफाइनाइट। यही होगा कि नहीं होगा? Yes. लैम्डा Ba2 कितना दिया हुआ है 127, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 127 प्लस, और ये कितना दिया हुआ है 76। सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है ये। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? कोई तो बता दो यार। ABC कौन सा सही है इसमें? चलो सब गुस्से में, कोई नहीं बताएगा। भाई इसको डिवाइड कर दो, इसको जोड़ दो, करना ही क्या है। सर ऑप्शन ए। इन लोग को ऐसे लगता है कि ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सो स्टॉप शेयरिंग। और बताओ आप लोग, अभी तो यार सुकून की सांस ले लो कम से कम।